विक्ट्री डे के मौके पर इस साल रशिया ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में अपने इतिहास की सबसे सीमित और सुरक्षा केंद्रित सैन्य परेड में से एक आयोजित की है। लेकिन इस बार का समारोह पहले के वर्षों से बिल्कुल अलग दिखाई दिया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और संभावित हमले के खतरे के कारण रूस ने भारी सैन्य ताकत के सार्वजनिक प्रदर्शन को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। ये परेड हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है और इसे रूस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दिवस माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ 70 लाख सोवियत नागरिक मारे गए थे, जिनमें आज के यूक्रेन के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे। लेकिन इस बार की विक्ट्री डे परेड में सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि रेड स्क्वायर पर कोई टैंक या भारी सैन्य वाहन नहीं दिखाई दिया, जबकि पहले यही परेड रूस की सैन्य शक्ति और परमाणु क्षमता दिखाने का सबसे बड़ा मंच मानी जाती थी, जहां इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और भारी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था। इस बार सुरक्षा कारणों और यूक्रेनी ड्रोन हमलों के डर की वजह से रूस ने वास्तविक हथियारों की जगह जाइंट डिजिटल स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया, जिन पर देश के आधुनिक हथियारों और सैन्य तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इनमें यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इसके अलावा अर्खबलेश न्यूक्लियर सबमरीन S-500 मिसाइल सिस्टम, परस्वेट लेजर वेपन, सुखोई Su-57 और कई ड्रोन तथा आर्टिलरी सिस्टम्स शामिल थे, जो पूरे रेड स्क्वायर पर विशाल LED स्क्रीन्स के जरिए इन हथियारों की वीडियो प्रस्तुत दिखाई गई और स्टेट टीवी चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। परेड में रूसी सैनिकों और नौसेना के जवानों ने मार्च किया, जिनमें कई ऐसे सैनिक भी शामिल थे जिन्होंने यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लिया है। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन के पास लेनिन म्यूजियम के सामने बैठे हुए दिखाई दिए, जहां उनके साथ कई युद्ध वेटरन्स भी मौजूद थे। खास बात यह रही कि इस बार नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने भी परेड में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि ये वही सैनिक है जिन्होंने रूस के हर क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। परेड के दौरान रूसी लड़ाकू विमान क्रेमलिन के ऊपर से गुजरे और आसपास में पूरे आसमान में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने करीब 8 मिनट का भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन युद्ध में जीत का भरोसा जताया। क्रेमलिन अभी भी इस युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। पुतिन ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विजयी पीढ़ी का महान बलिदान आज हमारे सैनिकों को प्रेरित करता रहा है, जो नाटो समर्थित आक्रामक ताकत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा ये किया कि पश्चिमी देशों और नाटो के समर्थन के बावजूद रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि 4 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी रूस को यूक्रेन में निर्णायक जीत नहीं मिल सकी है, और यही वजह है कि इस बार की विक्ट्री डे परेड पहले की तुलना में काफ़ी लिमिटेड की गई है और सतर्कता दिखाई दी है। अब दुनिया भर के जानकार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या रूस आने वाले महीनों में यूक्रेन युद्ध में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा या फिर ये एक लंबा संघर्ष और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेल संबंधों को लेकर इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बहुद्विपक्षीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगी। लेकिन दोनों देशों के बीच सीधे बायलैटरल यानी द्विपक्षीय खेल मुकाबले अभी भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। भारत अब खुद को एक भरोसेमंद वैश्विक स्पोर्ट्स होस्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों के पदाधिकारियों को मल्टी एंट्री वीज़ा भी दिया जाएगा। जबकि भारत में होने वाले बड़े खेल आयोजनों को लेकर किसी तरह की कोई बाधा न आए, इसलिए भारत आने वाले वर्षों में कई बड़े वैश्विक खेल आयोजनों की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिल चुकी है और इसके अलावा भारत ने 2036 समर ओलंपिक्स और 2038 एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए भी बोली लगाई है, जिनका आयोजन अहमदाबाद में कराने की योजना है। ऐसे में भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए
पूरी तरीके से तैयार है और सुरक्षित देश है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के साथ सीधे खेल संबंधों पर अपना कड़ा रुख अपनाकर भी अपनाया हुआ है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय टीमें पाकिस्तान में आयोजित किसी भी बायलैटरल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगी और ना ही पाकिस्तानी टीमों को भारत में द्विपक्षीय मुकाबले खेलने की अनुमति दी जाएगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव लगभग पूर्ण युद्ध की स्थिति तक पहुंच गया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए थे। खेलों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है, खासकर क्रिकेट में, जहां दोनों देशों के बीच पिछले कई वर्षों से द्विपक्षीय सीरीज बंद पड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012-2013 में पूरी बायलैटरल क्रिकेट सीरीज खेली थी और इसके बाद से दोनों टीमें केवल आईसीसी या एशियाई टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने आई हैं, वो भी अक्सर न्यूट्रल वेन्यूज पर। इस साल हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत सह मेजबान था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले, जिनमें भारत के खिलाफ मुकाबला भी शामिल था। अब भारत सरकार के इस नए फैसले के बाद साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों में भी दोनों देशों के बीच सीधे खेल मुकाबले शुरू होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं की वजह से बायलैटरल स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी फिलहाल पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रही है। मिडल ईस्ट से इस वक्त हालात बेहद खतरनाक और विस्फोटक बने हुए हैं, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नाजुक सीज़फायर फिलहाल कायम दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान के 10 से ज़्यादा कस्बों को निशाना बनाया है, जिनमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल लोग इसमें बताए जा रहे हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पिछले महीने लागू हुए सीज़फायर के बाद हालात अभी तक शांत नहीं हो पाए हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद हालात शांत हो जाएं, लेकिन अब एक बार फिर पूरा इलाका युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में लगातार हो रही नौसैनिक झड़पों ने पूरी दुनिया की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि यही रास्ता दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइनों में से एक माना जाता है और इसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने शनिवार को धमकी दी है कि अगर ईरानी तेल टैंकरों पर हमला बंद नहीं हुआ तो अमेरिका के मिडल ईस्ट स्थित सैन्य ठिकानों और दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का जवाब सीधे सैन्य हमलों से दिया जाएगा। वहीं ईरान की सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी दे दी है कि जो भी देश अमेरिका के प्रतिबंधों को लागू करेगा उसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने में गंभीर मुकाबलों का सामना करना पड़ेगा। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और तेल बाजारों में डर का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बीच फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ईरान ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान की फुटबॉल टीम 2026 वर्ल्ड कप में हिस्सा ज़रूर लेगी, लेकिन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को ईरान की शर्तें माननी होंगी। दूसरी तरफ युद्ध को ख़त्म करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। असीम मुनीर ने शनिवार रविवार को कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी रखेगा और शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वहीं मार्को रूबियो ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद तमीम बिन अहमद अल थानी, अब्दुल्रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर मिडल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि कतर और पाकिस्तान दोनों इस संकट को बड़ा क्षेत्र युद्ध बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में पुलिस चौकी पर हुए बड़े आत्मघाती कार बम हमले और उसके बाद हुई भीषण गोलीबारी में कम से कम 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला बनू इलाके में हुआ है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार देर रात आतंकवादियों ने पहले विस्फोटकों से भरी एक कार को सुरक्षा चौकी से टकरा दिया और इसके बाद जोरदार धमाका हुआ।
और पूरी पुलिस पोस्ट मलबे में तब्दील हो गई। हमले के तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने चौकी के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने बताया कि धमाका इतना खतरनाक था, इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतें तक हिल गईं और पुलिस पोस्ट पूरी तरीके से ढह गई। घटना स्थल की तस्वीरों में जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए ईंट पत्थर और धुएं से भरा पूरा इलाका दिखाई दे रहा है। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी मदद के लिए पहुंचे तो आतंकवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे और ज्यादा पुलिसकर्मी हाथाहाथ हो गए। एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि हमलावरों ने पहले विस्फोट किया और फिर चौकी के अंदर घुसकर वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद बैकअप टीम को निशाना बनाया। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमले की जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुस्लिम मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है, जबकि शुरुआती जांच में शक की सुई तहरीक तालिबान पर उठ रही है, यानी पाकिस्तान तालिबान और उससे जुड़े गुटों की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। दुनिया के सबसे बड़े खेल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप को लेकर इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान की फुटबॉल फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि ईरान की राष्ट्रीय टीम वर्ल्ड कप में ज़रूर हिस्सा लेगी, लेकिन इसके लिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को ईरान की शर्तें माननी होंगी। मिडल ईस्ट में जारी तनाव और हालिया युद्ध के बाद अब खेल और राजनीतिक आमने सामने आ गई हैं और इसी वजह से ईरान की मौजूदगी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहस तेज हो गई है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने शनिवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हम 2026 वर्ल्ड कप में ज़रूर हिस्सा लेंगे, लेकिन मेज़बान देशों को हमारी चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा। फेडरेशन ने यह भी कहा कि ईरान अपनी संस्कृति, विश्वास और राष्ट्रीय पहचान से पीछे हटने वाला नहीं है। टूर्नामेंट में वो ज़रूर भाग लेगा। दरअसल फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध के बाद से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी के बाद से ये सवाल उठ रहा था कि क्या ईरानी टीम को अमेरिका में होने वाले मैच खेलने दिए जाएंगे या नहीं। विवाद तब और बढ़ गया जब पिछले महीने कनाडा ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के प्रमुख मेहदी ताज को अपने देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। कनाडा ने उन पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से कथित संबंध होने का आरोप लगाया था, जिससे कनाडा ने 2026 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अब ईरान ने वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए 10 बड़ी शर्तें रखी हैं, जिनमें सबसे एक अहम शर्त यह है कि खिलाड़ियों और स्टाफ को बिना किसी परेशानी के वीज़ा दिया जाए, साथ ही टीम के झंडे, राष्ट्रगान और अधिकारियों का सम्मान किया जाए। ईरान ने एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम तक जाने वाले रास्तों पर हाई सिक्योरिटी की भी मांग की है। ईरानी फुटबॉल प्रमुख मेहदी ताज ने स्टेट टीवी से बातचीत में कहा कि खासतौर पर उन खिलाड़ियों और अधिकारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिन्होंने IRGC में अनिवार्य सैन्य सेवा की हो। इनमें स्टार फुटबॉलर मेहदी तरमी और कैप्टन एहसान हजसाफी का नाम भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरानी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि IRGC से जुड़े किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि को अमेरिका में प्रवेश से रोका जा सकता है। इस बीच फीफा प्रमुख गियानी इन्फेंटिनो ने दोहराया है कि ईरान अपने निर्धारित मैच अमेरिका में ही खेलेगा और कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।